बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री बुक इकाई 8 कृषि और खेतीहर समाज। एग्रीकल्चर कृषि लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस तथा कल्चर से बना है। एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। इस प्रकार कृषि यानी एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। यद्यपि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य भी शामिल हैं। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन सिंधु घाटी संस्कृति विशेषकर कांस्य युग से कृषि में नियोजित विकास देखने को मिलता है। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, जिससे पैदावार बढ़ जाती थी। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा वासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हांसियों का प्रयोग होता था। नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, अनाज आदि पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं और जौ उपजाते थे। वनावाली में मिला जौ उत्तम किस्म का है। इनके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहां पाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज को बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। वे पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए अनाज को कोठारों में जमा किया करते थे। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं, जहां मजदूरी में जौ दिया जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, वहीं भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान करता है। भारत के पास विशाल स्थल क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है, परंतु कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों स्तर पर यह प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहता है। कृषि अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते हैं। कृषक अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते हैं। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीकी की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी आदि के कारण आज़ादी के पहले एवं आज़ादी के तुरंत बाद श्रम की तुलना में उत्पादन काफ़ी कम था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयास से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ही राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। इस राज्य की लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। इनमें से 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं। वास्तव में कृषि उनकी जीवन पद्धति बन गई है। बिहार में कृषि की महत्ता के अनेक कारण हैं। इसका अधिकांश मैदानी भाग कृषि योग्य है तथा सदियों से यह क्षेत्र कृषि से संबंधित रहा है। कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीक से परिचित न होना इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अब भी बिहार में कृषि अधिकांशतः पुराने ही तरीके से हो रही है। कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, अनुपस्थित भू स्वामित्व, सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत, अपर्याप्त रासायनिक खाद के प्रयोग
खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और खेती पिछड़ी अवस्था में है। मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा गया है। कृषि विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण किसानों को फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। इन्हीं कारणों से बिहार के किसानों की दशा दयनीय है और वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए शरण लेने को बाध्य हैं। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती है। जैसे भदई फसलें, ये फसलें मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ इत्यादि इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। अगहानी फसलें, इनकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि इसकी मुख्य फसलें हैं। रबी फसलें, ये बसंत ऋतु की फसल है जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा ये फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है। इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गेहूं सर्वप्रमुख रबी फसल है। गेहूं के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है। गर्मा फसलें, ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून के महीने में होती है। ग्रीष्मकालीन धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां एवं प्याज इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। बिहार में फसलों की विविधता है। फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि। व्यावसायिक या नकदी फसलें, कमर्शियल और कैश क्रॉप्स, इसके अंतर्गत गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन तथा दलहन, लाल मिर्च, मसाले इत्यादि आते हैं। पेय फसलें, बीवरेज क्रॉप्स, इसके अंतर्गत चाय आती है जिसकी खेती किशनगंज में की जाने लगी है। रेशेदार फसलें, फाइबरस क्रॉप्स, कपास, जूट, रेशम इत्यादि। फल, फ्रूट्स क्रॉप्स, आम, केला, लीची, अमरूद इत्यादि। मसाले, स्पाइसेज, लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि। चावल या धान, राइस और पैडी, चावल बिहार की सर्वप्रमुख फसल है। जलवायु, धान उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी दोमट, केवाल या चीका जिसको कहते हैं। 1999 से 2000 के आंकड़ों के अनुसार धान के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि रोहतास जिला में है। गेहूं, व्हीट, गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। जलवायु अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध, तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस बोते समय, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पकते समय। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी। क्षेत्र रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान। मकई, मेज, मकई या मक्का बिहार के खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर। जलवायु गर्म एवं आर्द्र, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी चाहिए। क्षेत्र सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्रों में होता है। विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अर्थात भारत का समाज खेतीहर समाज है। जब कृषि की जानकारी हुई तो लोगों के पास साधन की कमी थी, क्योंकि कृषि एक संयोग मात्र है। झूम की खेती, सभ्यता के शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था वहाँ लोगों ने जंगल को काटकर खेती करना प्रारंभ किया। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी समाज में झूम खेती प्रचलित है, झूम कल्टीवेशन, क्योंकि आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वे वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते थे और उसके राख पर बीज
छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते थे। इस प्रकार अगले वर्ष से नीचे की तरह आग लगाकर खेती करते थे। वैसे इस खेती से पर्यावरण पर असर पड़ता है। पारंपरिक खेती, इसके तहत कृषक पारंपरिक खेती करते थे। फसल उत्पादन से ही कुछ बीज वे अगले वर्ष के लिए रख देते थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते थे। भारत में वर्षा मानसून से होती है, जो अनिश्चित रहती है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। कृषि के अधिकांश कार्य जानवरों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार पारंपरिक कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता था। एक ही बीज को बराबर लगाने से उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती थी। पारंपरिक खेती में काफ़ी समय लगता था तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्रमशः कम होती जाती थी। आज भी इस तरह की खेती प्रचलित है। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति भू व्यवस्था की गर्भावस्था की गड़बड़ी आदि के कारण उत्पादन काफ़ी कम होता गया। नील आदि की खेती की बाध्यता के कारण जमीन बंजर होती गई, जिससे बराबर अकाल आने लगा। परंतु आज़ादी के बाद सरकार की भू व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों आदि में विकास से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी के प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। गहन खेती, जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई है उन क्षेत्रों में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यांत्रिकीकरण हो गया है। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ है। गहन खेती का तात्पर्य है एक ही खेत में अधिक फसल लगाना। फसल चक्र, बराबर एक ही प्रकार के फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगती है। अतः इसके लिए दो खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधों को लगाया जाता है, जिसे फसल चक्र कहते हैं। दलहनी कुल के पौधों की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के उर्वरक खेत में डालकर भूमि की शक्ति बढ़ाई जाती है। मिश्रित खेती, एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। इससे एक ही समय से अधिक एवं विभिन्न प्रकार के फसलों की प्राप्ति होती है। रोपण या बागानी खेती, रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। यह एकल फसल कृषि है। इसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे सेब, अंगूर, संतरा आदि उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कई रोपण कृषि क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर की बागानों या उनके निकट की ही उन्हें संसाधित करने की फैक्ट्री लगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी ज़रूरत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियों की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर रहता है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है एवं अधिक आय के लिए कृषकों को आधुनिक ढंग से विभिन्न प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरा शक्ति तो पुनः प्राप्त हो ही जाती है, साथ साथ अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषकों को अच्छी आमदनी भी होती है। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। आधुनिक तकनीक एवं जागरूकता के ग्रामीण कृषक अपने कृषि कार्य में परिवर्तन कर रहे हैं। आधुनिक कृषि के कारण ग्रामीण कृषक अब इस प्रकार का फसल लगा रहे हैं जिससे अधिक आमदनी प्राप्त हो।
सरकार भी वैसे फसल लगाने के लिए कृषक को प्रोत्साहन दे रही है। कृषकों के आर्थिक लाभ के लिए सरकार ऋण की मुहैया करवाती है एवं फसल बीमा के माध्यम से क्षति होने पर उसकी पूर्ति करती है। इस प्रकार के उत्पादन से उद्योग धंधे में सहायता मिलती है एवं लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलें। केला। बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार इस इलाके में केला उत्पादन एक व्यवसाय का रूप ले रहा है। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। लीची। मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। लीची का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी काफ़ी उपयोग है। गन्ना। गन्ना की खेती के लिए बिहार पूर्व से मशहूर है। बिहार में पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण आदि का इलाके में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है। इससे चीनी, गुड़ आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गन्ना की खेती से बड़े पैमाने पर आमदनी होती है। इसके अलावा ग्रामीण कृषक गुड़ आदि के कुटीर उद्योग लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है, फिर भी कृषकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बहुत जगह कृषकों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। कृषि कार्य को सम्मान देने के लिए आने वाली पीढ़ी को कृषि के प्रति लगाव पैदा करना होगा। उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित अध्याय जोड़ने होंगे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन से कृषि की पैदावार अधिक होगी। कृषि के अधिशेष उत्पादन एवं उद्योग आधारित कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन से कृषकों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी होने से उनके रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। उच्च शिक्षा की तरफ लोग मुखातिब होंगे। आमदनी बढ़ने से यंत्रीकृत कृषि शुरू होगी। इस प्रकार समाज में परिवर्तन आएगा। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। जहां एक ही बीज का बार बार प्रयोग करने से बीज की गुणवत्ता क्षीण हो जाती थी, वहीं एक ही प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्षीण पड़ जाती है। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आने से उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधा काफ़ी अधिक वांछित गुण वाले पौधे के साथ परगन करवाकर उन्नत किस्म का बीज प्राप्त किया गया। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन होने से खेतों की उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। कीटनाशी, खरपतवारनाशी आदि का छिड़काव करके फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। सिंचाई के तरह तरह के साधन होने से पौधों में नमी हमेशा बनी रहती है। आधुनिक यंत्रों के कारण समय पर कृषि कार्य संभव हो पाता है एवं समय की बचत होती है। फसल चक्र, बहुफसली कृषि, मिश्रित खेती आदि के द्वारा कृषि में आशातीत वृद्धि हुई है। इसी कारण 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। इस प्रकार कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक। यह चैप्टर समाप्त होता है। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से टोटल 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर का रीडिंग हो गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है। आप सारे चैप्टर का रीडिंग आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग सुनने से, देखने से जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट होता है और प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।